अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर लोग न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन में से न्यूटन के सेकंड लॉ को बहुत आसान समझते हैं। जिनसे पूछें वो 1 सेकंड में F=ma कहकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। ऐसा करने से पूरे पूरे मार्क्स भी मिल जाते हैं, मगर इसके पीछे की इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी मालूम नहीं होती। जरा तसव्वुर करें इन्हीं 3 लॉज ऑफ मोशन को, जिन्हें हम आज इतना ज्यादा आसान समझते हैं। अगर ये वाकई इतना ज्यादा आसान होते तो न्यूटन की पैदाइश से कई हजार साल पहले ना मालूम होते। आज की इस इंतहाई इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टोरी को। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? तो रुको जरा, सबर करो। आपको पूरे 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच के बताएं। क्या जवाब है जी? कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि फोर्स इज पुश और पुल, जबकि कुछ कहेंगे कि फोर्स इज मूवमेंट, जबकि कुछ लोग कहेंगे कि फोर्स इज एन एनर्जी गिविंग प्रोसेस। मगर अफसोस कि ये तमाम डेफिनेशंस गलत हैं। कैसे? इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की समझ होना जरूरी है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक कड़ी है। डोंट वरी, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ना महरम हैं तो आई बटन, डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में इस वीडियो को रख दिया गया है, जहां से चाहे आप उठा लें। अच्छा जी, फोर्स को डिफाइन करने के लिए पहली पॉसिबिलिटी है कि फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फोर्स इज एन एनर्जी गिविंग प्रोसेस। बेसिकली जब हम किसी चीज को पुश और पुल करते हैं तो इस दौरान हम एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। तो पुश और पुल और एनर्जी गिविंग प्रोसेस सेम ही है, लेकिन जब हम पुश करते हैं या एनर्जी देते हैं तो चीजें मूवमेंट करती हैं। तो बेसिकली फोर्स को हमें मूवमेंट के तौर पर ही डिफाइन करना चाहिए। चलें जी, डिस्कस करते हैं फोर्स डिफाइंड एज मूवमेंट। फर्ज करें कि हमने डीप स्पेस में किसी चीज को पुश किया, तो इनर्शिया की वजह से उस चीज ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी उस हरकत को जारी रखना है। अगर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उस पर अमल ना करे तो उस चीज ने 1 साल बाद या फिर 1000 साल बाद भी अपनी उस मोशन को जारी रखना है। तो इनर्शिया की वजह से 1 साल के बाद या फिर 1000 साल के बाद भी वो चीज मूवमेंट कर रही है। तो इससे मालूम होता है कि मूवमेंट फोर्स के बगैर भी होती है, तो फिर फोर्स को मूवमेंट से डिफाइन नहीं किया जा सकता। अरिस्टोटल यानी कि अरस्तू का नजरिया था कि अगर किसी चीज पर एक्सटर्नल फोर्स अमल करना छोड़ दे तो वो चीज बेलाखिर रेस्ट की हालत में आ जाती है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गैलीलियो ने साबित किया कि एक्सटर्नल फोर्स की अदम मौजूदगी में हर चीज अपनी हरकत जारी रखेगी। अब न्यूटन ने जब हरकत को स्टडी करना शुरू किया तो उसे जरूरत महसूस हुई कि गैलीलियो के नजरिए के मुताबिक अरिस्टोटल के दूसरे हरकत के कानून पर नजरसानी की जानी चाहिए। उस दौर में लोग समझते थे कि फोर्स F=m टाइम्स v। अब आप फर्ज करें कि हम एक स्पेसशिप में मौजूद हैं और वो इनर्शिया की वजह से एक यकसा रफ्तार से सीधी लाइन में हरकत जारी रखे हुए हैं। अब हम अपने स्पेसशिप के इंजन को थ्रस्ट पैदा करने के लिए ऑन करते हैं और हमारा स्पेसशिप आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ता जाता है। कुछ टाइम के बाद हम इंजन फौरन बंद कर देते हैं। इंजन बंद करते वक्त हमारा स्पेसशिप ने जितना रफ्तार पकड़ ली थी तो उसी रफ्तार से उसने हमेशा हमेशा के लिए इनर्शिया की वजह से अपनी हरकत को जारी रखना है। अब नोट ये करें कि इंजन के फोर्स लगाने से वक्त के साथ साथ स्पेसशिप की वेलोसिटी चेंज हुई। इंजन बंद तो वेलोसिटी चेंज होना बंद, तो इसी वेलोसिटी से स्पेसशिप हमेशा हमेशा के लिए सफर करेगा। इस थॉट एक्सपेरिमेंट से न्यूटन समझ चुके थे कि गैलीलियो के नजरिए को मद्देनजर रखते हुए फोर्स उसी वक्त होगी जब कोई चीज वक्त के साथ साथ अपनी वेलोसिटी को चेंज करे, विच मीन फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। न्यूटन ने गैलीलियो के नजरिए को मद्देनजर रखते हुए एक इस्लाह यह भी की कि असल में मोमेंटम इक्वल्स मास टाइम वेलोसिटी। मतलब यह कि अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की मौजूदगी में किसी मास m की हामिल शय ने यकसा वेलोसिटी से हरकत किए रहना है। हरकत की इस मिकदार को मोमेंटम कहते हैं और मोमेंटम कंजर्व रहता है। इस तरह न्यूटन के हरकत के दूसरे कानून को 2 तरीकों से बयान किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज फोर्स इक्वल्स ma एंड सेकेंड इज फोर्स इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम।